धीमी आवाज, विनम्र व्यवहार, सामान्य सा दिखने वाला चेहरा। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कोमल से दिखने वाले व्यक्ति का दिल और हिम्मत चट्टान जैसा मजबूत हो सकता है। यही खासियत थी इस शख्सियत की, जिसके कारण दुनिया ने उनका लोहा माना और दुश्मन ने टेक दिए उनके आगे घुटने। नमस्कार, जय हिंद, भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। भारत रत्न के इस विशेष पेशकश में हम आपको उस शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिसने सारे मुश्किलों को पार करते हुए पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजवा दिया, जिसने दुश्मनों को दुश्मनी की भाषा सिखाई और देश को देशभक्ति की ऐसी पाठ पढ़ाई कि वो भारत का भविष्य बन गया। जी, हम बात कर रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री की। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 7 मील दूर एक छोटे से रेलवे टाउन मुगल सराय में हुआ था। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे। जब लाल बहादुर शास्त्री केवल 1.5 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। उनकी मां अपने तीनों बच्चों के साथ अपने पिता के घर जाकर बस गई। उस छोटे से शहर में लाल बहादुर की स्कूली शिक्षा कुछ खास नहीं रही, लेकिन गरीबी की मार पड़ने के बावजूद उनका हिम्मत और हौसला टूटा नहीं। उनके नाना मुंशी हजारी लाल मुगल सराय के एक सरकारी स्कूल में अंग्रेजी के टीचर थे। 1908 में लाल बहादुर के नाना हजारी लाल का भी निधन हो गया। इसके बाद उनके परिवार की देखभाल हजारी लाल के भाई दरबारी लाल और उनके बेटे बिंदेश्वरी प्रसाद ने की। बिंदेश्वरी प्रसाद भी मुगल सराय के एक स्कूल में टीचर थे। 6ठी क्लास तक उनकी पढ़ाई लिखाई मुगल सराय में हुई। उसके बाद बिंदेश्वरी प्रसाद का ट्रांसफर वाराणसी हो गया। लाल बहादुर को अपनी मां और भाइयों के साथ वाराणसी जाना पड़ा। वाराणसी के हरिश्चंद्र हाई स्कूल में 7वीं क्लास में उनका दाखिला हुआ। वो कई मील की दूरी नंगे पांव से ही तय कर विद्यालय जाते थे। यहां तक कि भीषण गर्मी में जब सड़कें अत्याधुनिक गर्म हुआ करती थीं, तब भी उन्हें ऐसे ही जाना पड़ता था। घर पर सब उन्हें नन्हे के नाम से पुकारते थे। नन्हे मतलब छोटा सा बालक, लेकिन उतनी छोटी सी उम्र में उनके अंदर अंग्रेजों से लोहा लेने, देश को आजाद कराने, स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने की भावना जग गई। लेकिन यह कमाल कैसे हुआ, यह किस्सा भी बड़ा रोचक है। बड़े होने के साथ ही लाल बहादुर विदेशी दस्ता से आजादी के लिए देश के संघर्ष में अधिक रुचि रखने लगे। वो भारत में ब्रिटिश शासन का समर्थन कर रहे भारतीय राजाओं की महात्मा गांधी द्वारा की गई निंदा से अत्यंत प्रभावित हुए। लाल बहादुर शास्त्री जब केवल 11 वर्ष के थे, तब से ही उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कुछ करने का मन बना लिया। नेटवर्क 18 पर छपे एक लेख में आजादी को लेकर लाल बहादुर के मन में भावनाएं किस तरह से आई, उसके पीछे भी एक रोचक किस्सा है। कहते हैं कि जब लाल बहादुर शास्त्री हरिश्चंद्र हाई स्कूल में पढ़ने गए तो वहां का माहौल बड़ा देशभक्तिपूर्ण था। वहां के टीचर निष्कामेश्वर मिश्रा बच्चों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाते। लाल बहादुर पर इतना बड़ा असर पड़ा, वो स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होने लगे। उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए अपने देशवासियों से आह्वान किया था। इस समय लाल बहादुर शास्त्री केवल 16 वर्ष के थे। उन्होंने महात्मा गांधी के इस आह्वान पर अपनी पढ़ाई छोड़ देने का निर्णय कर लिया था। उनके इस निर्णय ने उनकी मां की उम्मीदें तोड़ दी थी। उनके परिवार ने उनके इस निर्णय को गलत बताते हुए उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे इसमें असफल रहे। लाल बहादुर ने अपना मन बना लिया था। उनके सभी करीबी लोगों को यह पता था कि एक बार मन बना लेने के बाद वे अपना निर्णय कभी नहीं बदलेंगे, क्योंकि बाहर से विनम्र देखने वाले लाल बहादुर अंदर से चट्टान की तरह दृढ़ थे। आजादी के आंदोलन में कूदते ही अंग्रेजों के निशाने पर लाल बहादुर आ गए। उन्हें कुछ वक्त के लिए जेल तक जाना पड़ा, लेकिन उस वक्त उनकी उम्र बहुत कम थी। अंग्रेजों पर दबाव पड़ा
तो वो जेल से बाहर आए, उन्हें जेल से छोड़ा गया। जेल से बाहर आते ही कैसे लाल बहादुर के नाम में शास्त्री जुड़ गया, इसकी एक रोचक घटना है। उस वक्त लाल बहादुर को गाइड करने वाले जेबी कृपालनी हुआ करते थे। जेबी कृपालनी महात्मा गांधी के करीबी नेताओं में से थे। वाराणसी में युवाओं की पढ़ाई लिखाई को ध्यान में रखते हुए कृपालनी ने अपने मित्र वीएन शर्मा की मदद से राष्ट्रवादी शिक्षा देने की तैयारी शुरू की। स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस पार्टी की आर्थिक मदद देने के लिए मशहूर धनाढ्य शिव प्रसाद गुप्ता ने इस दिशा में काफी मदद की। उन्होंने भूमि दी और 10 लाख रुपए देकर श्री हरप्रसाद शिक्षा निधि की स्थापना की। उनकी मदद से महात्मा गांधी ने वाराणसी में 10 फरवरी 1921 को काशी विद्यापीठ की स्थापना की। गांधी जी और अन्य भारतीय राष्ट्रवादी उस समय अंग्रेजों द्वारा चलाए जा रहे शिक्षा संस्थानों का बहिष्कार करने के लिए भारत की जनता को प्रेरित करते थे। चाहते थे कि लोग भारतीय द्वारा चलाए जा रहे संस्थानों को प्राथमिकता दें। इसी क्रम में लाल बहादुर ने काशी विद्यापीठ में एडमिशन लिया। यहां से उन्होंने नैतिक और दर्शन शास्त्र में 1925 में ग्रेजुएशन की डिग्री ली। यहीं से लाल बहादुर को शास्त्री का टाइटल मिला। काशी विद्यापीठ में ग्रेजुएट डिग्री के बाद बतौर शास्त्री उनको टाइटल मिल चुका था। इसी के बाद लाल बहादुर ने अपने नाम से शास्त्री टाइटल जोड़ लिया। इसके बाद लाल बहादुर बन गए लाल बहादुर शास्त्री और वो फिर इसी नाम से आगे मशहूर भी हुए। 1927 में शास्त्री जी की शादी ललिता देवी से हुई, जिसके बाद उनकी 6 संतानें हुई। उधर लाल बहादुर शास्त्री लगातार स्वतंत्रता के लिए आंदोलनों से जुड़े रहे। वो धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करते जा रहे थे। जनता उनको पहचानने लगी थी। कई मौकों पर उन्होंने चतुराई पूर्वक अंग्रेजों के होश तक उड़ाए। उन्होंने कई विद्रोही अभियानों का नेतृत्व किया और 9 बार जेल गए, जिसमें कुल मिलाकर वो 7 सालों से अधिक तक जेल में रहे। 1930 का दांडी मार्च और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन उल्लेखनीय है। दूसरे विश्व युद्ध में इंग्लैंड को बुरी तरह उलझता देख जैसे ही नेताजी ने आजाद हिंद फौज को दिल्ली चलो का नारा दिया, गांधी जी ने मौके की नजाकत को भांपते हुए 8 अगस्त 1942 की रात में ही मुंबई से अंग्रेजों को भारत छोड़ो और भारतीयों को करो या मरो का आदेश जारी किया। 9 अगस्त 1942 के दिन शास्त्री जी ने इलाहाबाद पहुंचकर इस आंदोलन के गांधीवादी नारे को चतुराई पूर्वक मरो नहीं मारो में बदल दिया और अप्रत्याशित रूप से क्रांति के आंदोलन को पूरे देश में प्रचंड रूप दे दिया। पूरे 11 दिन तक भूमिगत रहते हुए यह आंदोलन चलाने के लिए 19 अगस्त 1942 को शास्त्री जी गिरफ्तार हो गए। शास्त्री जी के राजनीतिक दिग्दर्शकों में पुरुषोत्तम दास टंडन और पंडित गोविंद बल्लभ पंत के अतिरिक्त जवाहरलाल नेहरू भी शामिल रहे। सबसे पहले 1929 में इलाहाबाद आने के बाद उन्होंने टंडन जी के साथ भारत सेवक संघ की इलाहाबाद इकाई के सचिव के रूप में काम करना शुरू किया। इलाहाबाद में रहते हुए नेहरू जी के साथ उनकी निकटता बढ़ी। आजादी के बाद जब कांग्रेस सत्ता में आई, उससे पहले ही राष्ट्रीय संग्राम के नेता विनीत एवं नम्र लाल बहादुर शास्त्री के महत्व को समझ चुके थे। 1946 में जब कांग्रेस सरकार का गठन हुआ तो इस छोटे से डायनामो के देश के शासन में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए कहा गया। उन्हें अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश का संसदीय सचिव नियुक्त किया गया और जल्द ही वे गृह मंत्री के पद पर आसीन हुए। बड़ी मेहनत करने के बाद उनकी क्षमता और उनकी दक्षता उत्तर प्रदेश में एक लोकती बन गई। वो 1951 में नई दिल्ली आ गए और केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई विभागों का प्रभार उन्होंने संभाला। रेल मंत्री, परिवहन एवं संचार मंत्री, वाणिज्य उद्योग मंत्री, गृह मंत्री और नेहरू के बीमार पड़ने के दौरान विभाग के भी वो मंत्री रहे। उनकी प्रतिष्ठा लगातार बढ़ रही थी। एक रेल दुर्घटना में जिसमें कई लोग मारे गए थे, उसके लिए उन्होंने स्वयं को जिम्मेदार मानते हुए उन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा तक दे दिया था। देश और संसद ने इस अभूतपूर्व पहल को काफी सराहा। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने इस घटना पर संसद में बोलते हुए लाल बहादुर शास्त्री की ईमानदारी एवं उच्च आदर्शों की काफी तारीफ की। उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री का इस्तीफा इसलिए नहीं स्वीकार किया है कि जो कुछ हुआ वो इसके लिए जिम्मेदार है, बल्कि इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि इससे संवैधानिक मर्यादा में एक मिसाल कायम होगी। रेल दुर्घटना पर लंबी बहस का जवाब देते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, शायद मेरी लंबाई में छोटे होने और नम्र होने के कारण लोगों को लगता है कि मैं बहुत दृढ़ नहीं हो पा रहा हूं। यद्यपि शारीरिक रूप से मैं मजबूत नहीं हूं, तो मुझे लगता है कि मैं आंतरिक रूप से इतना कमजोर भी नहीं हूं।
अपने मंत्रालय के कामकाज के दौरान भी वो कांग्रेस पार्टी से संबंधित मामलों को देखते रहे और उनमें अपना भरपूर योगदान भी दिया। 1952, 1957, 1962 के आम चुनाव में पार्टी की निर्णायक और जबरदस्त सफलता में उनकी सांगठनिक प्रतिभा जो थी और जो चीजों को नजदीक से परखने का उनका अद्भुत क्षमता था, उसका पार्टी को उन्होंने बड़ा योगदान दिया। शास्त्री जी की साफ सुथरी छवि और बहुत हद तक नेहरू के अंतिम दिनों में उन पर निर्भरता नेहरू के निधन के बाद उन्हें पीएम बनने की रेस में ले आया। हालांकि पीएम पद के लिए मोरारजी देसाई ने दावा ठोक अपनी मजबूत दावेदारी पेश की, लेकिन वो सबकी पसंद नहीं थे। दिवंगत पत्रकार साहब कुलदीप नैयर ने अपनी किताब बियॉन्ड द लाइन्स में कई अहम घटनाओं का जिक्र किया है, जिसमें यह बात शामिल है कि जब उन्होंने शास्त्री जी का मन टटोला तो वो चाहते थे कि जयप्रकाश नारायण या इंदिरा गांधी खुद पीएम बने। वहीं दूसरी तरफ मोरारजी देसाई सख्त मिजाज वाले थे और उन्होंने इन दोनों के नामों को ही कंसीडर नहीं किया। इन सब के बीच कुलदीप नैयर ने अखबार में मोरारजी देसाई के पीएम दावेदारी की खबर छाप दी, जिसके बाद कहा जाता है कि बाजी ही पलट गई। मोरारजी देसाई के समर्थकों ने तो यह भी दावा किया कि उस खबर की वजह से उन्हें 100 वोटों का नुकसान हुआ। हालांकि नैयर ने शास्त्री और देसाई दोनों को ही यह समझाने की कोशिश की थी कि वो खबर किसी को फायदा या नुकसान पहुंचाने के मकसद से नहीं लिखी गई थी। नैयर साहब को इसका अंदाजा तब हुआ जब के कामराज ने संसद में उन्हें गले लगाकर धन्यवाद कहा। उसके बाद के कामराज ने बताया कि प्रधानमंत्री पद के लिए लाल बहादुर शास्त्री का चुनाव हुआ है। शास्त्री जी ने 9 जून 1964 को बतौर भारत के पीएम उन्होंने शपथ लिया। शपथ लेते ही उनके सामने खाद्य की बढ़ती कीमतें एक चुनौती की तरह आ खड़ी हुई। उन्होंने अपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उनकी शीर्ष प्राथमिकता खाद्यान्न मूल्यों को बढ़ने से रोकना है और वो ऐसा करने में सफल भी रहे। उनका कामकाज का तरीका सैद्धांतिक ना होकर पूरी तरह से व्यवहारिक और जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप था। निष्पक्ष रूप से देखें तो शास्त्री जी का शासनकाल बहुत कठिन भरा रहा। उन्हें बहुत सारी चुनौतियों का एक साथ सामना करना पड़ा। पूंजीपति देश पर एक तरफ हावी होना चाहते थे और दुश्मन देश हम पर आक्रमण करने की फिराक में था। 1965 में अचानक पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमला कर दिया। वो भी वक्त बहुत चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन शास्त्री जी ने अपना दम उस वक्त भी दिखाया। परंपरा अनुसार राष्ट्रपति ने आपात बैठक बुला ली, जिसमें तीनों रक्षा अंगों के प्रमुख और मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल हुए। तीनों सैन्य प्रमुखों ने हालत समझाई और पूछा कि सर क्या हुक्म है। शास्त्री जी ने एक वाक्य में तत्काल उत्तर दे दिया, आप देश की रक्षा कीजिए और मुझे बताइए कि हमें क्या करना है। पाकिस्तान से युद्ध के दौरान ही देश अनाज की भारी कमी के कगार पर था। देश का हौसला दोनों मोर्चों पर टूटे ना, इसकी चिंता भी शास्त्री जी को थी। देश को एक सूत्र में बांध देने वाला नारा शास्त्री जी ने दिया, जय जवान जय किसान। इतना ही नहीं, अन्न की कमी से जूझ रहे देश को पटरी पर लाने के लिए उन्होंने एक समय भूखा रहने की देश से अपील की, जिसे पूरे देश ने मान भी लिया। उधर भारत पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने सेना को सीमा पार कर हमला करने की खुली छूट दे दी थी। भारतीय सेना ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार किया था। मेजर जनरल प्रसाद के नेतृत्व में भारतीय सेना का 15 इन्फेंट्री ने सीमा पार की। प्रधानमंत्री शास्त्री के निर्देश के बाद भारतीय सेनाओं ने लाहौर और सियालकोट को निशाना बनाया और बड़े हमले किए। भारतीय थल सेना के अलावा वायुसेना ने पाकिस्तान के होश ही उड़ा दिए और उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचाया। युद्ध के रोकने के बाद जो आकलन हुए, उसके मुताबिक भारत ने 1920 किलोमीटर वर्ग जमीन पर कब्जा किया था और पाकिस्तान ने 540 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया था। जंग में भारत के 2863 और पाकिस्तान के 5800 सैनिक मारे गए। भारत के 57 टैंक ध्वस्त हुए थे और पाकिस्तान के 450 टैंकों को भारतीय सैनिकों ने तबाह किया था। आखिरकार भारत को इस युद्ध में बड़ी जीत हासिल हुई। 22 सितंबर तक युद्ध चला और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बीच में आना पड़ा, जिसके बाद दोनों देशों के बीच युद्ध रुका और सीज फायर की घोषणा हुई। 23 सितंबर को आधिकारिक तौर पर युद्ध समाप्ति की घोषणा हुई। भारत का दम देख दुनिया हैरान पड़ चुकी थी। पाकिस्तान हमेशा की तरह दूसरे देशों के दरवाजे पर जाकर रोने गाने लगा, जिसके बाद शास्त्री जी ताशकंद पहुंचते हैं, जहां ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी
1966 को हुआ। इस समझौते के अनुसार यह तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि बातचीत से जो तमाम झगड़े हैं उनका हल निकालेंगे, यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से हल निकाला जाएगा। युद्ध विराम पर हस्ताक्षर करने के कुछ घंटे बाद ही देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का संदिग्ध निधन हो गया। 11 जनवरी 1966 की रात देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई। शास्त्री जी को पहले 2 बार हार्ट अटैक आ चुके थे। ऐसी स्थिति में उनको तीसरा हार्ट अटैक आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस मृत्यु पर सवालिया निशान लगा हुआ है और लोग सवाल पूछते हैं कि क्या यह समान मृत्यु थी या फिर हत्या। हत्या को लेकर कई तरह के शक जताए जाते हैं और कई अहम सवाल भी उठाए जाते हैं। शास्त्री जी की मृत्यु हार्ट अटैक से नहीं बल्कि जहर देने से हुई। कुछ लोगों का दावा है कि जिस रात शास्त्री जी की मौत हुई उस रात खाना उनके निजी सहायक रामनाथ ने नहीं बल्कि सोवियत रूस में भारतीय राजदूत टीएन कॉल के कुक जान मोहम्मद ने बनाया था। खाना खाकर शास्त्री जी सोने चले गए थे। उनकी मौत के बाद शरीर नीला पड़ गया। लोगों ने इसके बाद आशंका जताई कि उनके खाने में जहर मिला दिया गया था। इस मामले में एक और चौंकाने वाली बात थी। सरकार द्वारा शास्त्री जी की मौत पर जांच के लिए एक जांच समिति का गठन करने के बाद उनके निजी डॉक्टर RN सिंह और निजी सहायक रामनाथ की मौत अलग अलग हादसों में हो गई। खास बात यह थी कि दोनों लोग शास्त्री जी के साथ ताशकंद के दौरे पर गए थे। उस समय माना गया था कि इन दोनों की हादसों में मौत से केस काफी कमजोर हो गया था। लाल बहादुर शास्त्री के शव का पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया था। कहा जाता है कि अगर उस समय पोस्टमार्टम कराया जाता तो उनकी मौत की असली वजह सामने आ सकती थी। एक प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाने के बाद भी उनके शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया जाना हमेशा ही संदेह के दायरे में रहा है। शास्त्री जी के लोन लेकर कार खरीदने का किस्सा बड़ा मशहूर रहा है। उनके प्रधानमंत्री बनने तक उनके पास खुद का घर तो क्या, एक कार भी नहीं थी। ऐसे में उनके बच्चे उन्हें कहते थे कि प्रधानमंत्री बनने के बाद आपके पास एक कार तो होनी ही चाहिए। उसके बाद शास्त्री जी ने क्या किया, यह भी जानना बड़ा रोचक है। घर वालों के कहने पर शास्त्री जी ने कार खरीदने की सोची। उन्होंने बैंक से अकाउंट का डिटेल मंगवाया। पता चला कि उनके बैंक खाते में सिर्फ 7,000 रुपए पड़े थे। उस वक्त कार की कीमत 12,000 रुपए थी। कार खरीदने के लिए उन्होंने बिल्कुल आम लोगों की तरह पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया। हालांकि शास्त्री जी कार का लोन चुका पाते उसके 1 साल पहले ही उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी ने लोन माफ करने की पेशकश की, लेकिन शास्त्री जी की पत्नी ललिता शास्त्री नहीं मानी और शास्त्री जी की मौत के 4 साल बाद तक कार की EMI देती रही। शास्त्री जी वाकई एक अद्भुत व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, जो साधारण दिखते जरूर थे लेकिन दिल शेर जैसा था। उनके अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। आगे भी लगातार भारत तक पर भारत रत्न की यह विशेष पेशकश जारी रहेगी। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।